दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बातचीत अच्छी लगती है को तो एक लाइक या कुछ कमेंट जरूर किया कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि ये जानकारी किसी और को भी काम आ सके। चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बोनाफाइड और गुड फेथ प्रॉपर्टी से संबंधित ये विषय रहेगा। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि भाई ये तो पहले से किसी और के नाम पे बयाना था, या फिर जो है पता होते हुए भी खरीद लेते हैं और बाद में वो अपना डिफेंस लेते हैं कि मैं तो इसमें बोनाफाइड परचेजर हूँ और गुड फेथ में मैंने खरीदी है, मेरे को प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उस मामले के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बोनाफाइड और गुड फेथ क्या होता है, बने रहिए वीडियो के साथ में, एंड तक जरूर देखिए। मामला सन 1987 का है। 1987 के अंदर एक सिविल सूट दायर होता है। 1987 के अंदर एक सिविल सूट दायर किया एक व्यक्ति कृष्ण सिंह ने, जो जिनकी बाद में डेथ हो गई। उनकी वाइफ ने ये केस लड़ा। कृष्ण सिंह ने दावा दायर किया कोर्ट के सामने कि साहब मैंने एक प्रॉपर्टी जो है उसको खरीदने का बयाना, एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कर रखा था डिफेंडेंट्स के साथ में। जो प्रतिवादी हैं, प्रतिवादी मंजीत सिंह है और बिशन सिंह जो है वो ऑनर है प्रॉपर्टी का। मंजीत सिंह के बारे में भी बात करेंगे कि मैंने, बिशन सिंह ने क्या कहा कि मैंने मंजीत सिंह से, सॉरी बिशन सिंह से, बिशन सिंह से एक एग्रीमेंट टू सेल किया। सेल कि भाई बिशन सिंह ने अपनी प्रॉपर्टी, कोई लैंड जो है सूट प्रॉपर्टी जिसको हम कहेंगे, इसको बेचने का सौदा किया। कब किया? 12/2/1986 के अंदर। ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था। यहाँ पे एक चीज और देखने लायक है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट को जो है ना यहाँ पे मान्यता दी। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ इस केस में अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सारा केस डिपेंड, मतलब आगे तक चला। तो कृष्ण सिंह का कहना था कि मैंने 12/2/86 को एग्रीमेंट टू परचेज, या इसने इसको जमीन बेची। और इसके बाद क्या हुआ, इस बिशन सिंह ने यही जमीन जो है 29/8/1986 को किसी और को बेच दी। किसको बेच दी? मंजीत सिंह को। मंजीत सिंह को ये जमीन बेच दी। इसका ये कहना था कृष्ण सिंह का कि ऑलरेडी मेरे नाम जो है ये एग्रीमेंट टू सेल कर चुका है, तो इस व्यक्ति को ये नहीं बेच सकता। तो ये इन्होंने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाला और इनको भी पार्टी बनाया कि इन्होंने ये बाद में जमीन इनको बेच दी, इसको कैंसिल किया जाए और मेरे नाम पे रजिस्ट्री की जाए इस जमीन की। ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है सूट नंबर 27 ऑफ 1987 का ये सूट दायर हुआ ट्रायल कोर्ट में, या यूं कहिए कि सिविल जज के पास में। जब ये मुकदमा दायर हुआ तो इस मुकदमे के अंदर ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन आया, ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो व्यक्ति है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके साथ में बेचने का सौदा कर चुका है, तो अब ये इसको नहीं बेच सकता। अब या तो इसको कैंसिल करवाए, ये कैंसिल नहीं हुआ है, इसके बिना इसने इसको बेच दी और बाद में बेच दी, तो इसके हक में जो सेल एग्रीमेंट हुआ है वो कैंसिल और इसके नाम पे रजिस्ट्री करवाने का कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। इसको बोनाफाइड परचेजर नहीं माना और इसको सब्सिक्वेंट परचेजर माना। इसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट, आप समझते ही हैं, मैं डिस्कस करता हूं कि अगर आप कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। तो ये जो है क्या नाम है, मंजीत सिंह सहमत नहीं था, इसने अपील की डिस्ट्रिक्ट जज के पास। फर्स्ट अपील जिसको बोलते हैं, फर्स्ट अपील में ये कोर्ट ने फैसला पलट दिया और कोर्ट ने जो है स्पेसिफिक रिलीफ का जो मुकदमा था वो खारिज कर दिया और वो सेट असाइड कर दिया कि नहीं, ये बोनाफाइड परचेजर है मंजीत सिंह, इसके नाम पे जो सेल एग्रीमेंट है, मतलब
मतलब जो रजिस्ट्री हो चुकी है अब यही वैलिड रहेगी। ये मामला यही नहीं रुका, इसके बाद इसमें हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर हुई। हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया तो हाई कोर्ट ने सारे पहलुओं को देखा, पूरा डिटेल में जो है ना इस मामले का, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट सुनी, और हाई कोर्ट ने ये माना कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर है मंजीत सिंह जो है, वो मंजीत सिंह जो है वो बोनाफाइड परचेजर नहीं है, और ना ही इसने ये प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी है। अब ये बोनाफाइड परचेजर और गुड फेथ क्या होता है, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा क्लियरली डिफाइन किया है। बोनाफाइड की डेफिनेशन और गुड फेथ की डेफिनेशन हमें मिलेगी आगे चल के, अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। बोनाफाइड और गुड फेथ किस लिए यहाँ पे शेयर हो रही है बातचीत, क्योंकि एक एक्सेप्शन है लिस पेंडेंस के अगेंस्ट है। लिस पेंडेंस की हो सकता है आपने वीडियो देखा हो, सेक्शन 52 ऑफ लिस पेंडेंस है, या फिर जो है ना भाई प्रॉपर्टी जो है अगर लिस पेंडेंस के दौरान खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी की खरीदारी नहीं मानी जाएगी। या फिर जो है ना कुछ मामलों में लोगों को पता नहीं होता, बोनाफाइडली परचेज कर लेते हैं पहले किसी के नाम और सौदा, तो दूसरे का क्या कसूर है भाई, आपको पता ही नहीं था और कि बंदे ने पहले किसी और के नाम पे जो है कोई बयाना कर रखा कि नहीं कर रखा, आपने बोनाफाइडी में खरीद ली। लेकिन ये बोनाफाइडी साबित करनी होती है और ये गुड फेथ साबित करना होता है। तो यहाँ पे गुड फेथ और बोनाफाइडी के लिए हम सेक्शन 3(2) ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट को देखते हैं। सेक्शन 3(2) ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर गुड फेथ को की डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट इज गुड फेथ। ए थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not। मतलब गुड फेथ में कब माना जाएगा कि आपकी मंशा बिल्कुल सही थी, जब कोई काम ऑनेस्टली ईमानदारी से किया गया हो। ईमानदारी भैया आपने ईमानदारी से खरीदा है। वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट, मतलब इसमें लापरवाही हुई है या नहीं हुई है ये नहीं देखा जाएगा, आपकी इंटेंशन क्या थी। अगर आपकी इंटेंशन ईमानदारी थी, किसी के साथ बेईमानी या धोखा करने की नहीं थी, लेकिन आपके एक्शन से दूसरे के साथ तो धोखा हो ही गया ना, क्योंकि ऑलरेडी एक व्यक्ति के नाम पे इसी जमीन का रजिस्टर जो है ना सेल एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपने गुड फेथ में खरीद ली है, तो ये क्लॉज आपको सेफ गार्ड करेगा। इसके साथ साथ ये गुड फेथ जो है सेक्शन 2II और भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय BNS अभी लेटेस्ट लागू हुआ है 2023 के अंदर भी गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को भी लिया भारतीय न्याय संहिता से। अब ये भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है, गुड फेथ, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड कॉशन। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव परिभाषा है कि कुछ भी गुड फेथ में नहीं माना जाएगा यदि वो विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, विदाउट भी यहां पे लिख देते हैं, विदाउट ड्यू केयर। भाई गुड फेथ नहीं माना जाएगा यदि वो काम, यदि वो एक्शन बिना केयर, बिना सावधानी और बिना अटेंशन के कर दिया गया हो, तो भी गुड फेथ नहीं माना जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों परिभाषाओं को साइमल्टेनियसली अध्ययन किया और साइमल्टेनियसली इन दोनों का कंक्लूजन दिया कि गुड फेथ जो है वो इंडिकेट करता है दैट इन ऑर्डर टू कम टू कंक्लूजन दैट एन एक्ट वाज डन इन गुड फेथ, it must be done with due care and caution and there should not be any negligent or dishonestly। कि गुड फेथ कब माना जाएगा, जब वो विद ड्यू केयर एंड कॉशन किया गया हो, सावधानी से और अटेंशन से किया गया हो, और शुड नॉट बी नेग्लिजेंस और डिसऑनेस्टली, भाई उसके अंदर नेग्लिजेंट, लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर जो है बेईमानी भी नहीं होनी चाहिए। अब जब इस केस की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जजमेंट को जो है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविल अपील नंबर 13/066 ऑफ 2024 का ये जजमेंट है। मंजीत सिंह
एंड अनदर वर्षी दर्शना देवी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को एज इट इज रखा। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज का जो फैसला था उसको पलट दिया और ये पाया कि ये जो व्यक्ति है सेकंड परचेजर है, ये गुड फेथ का परचेजर नहीं है। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसका डिक्री किया गया, जो कि कृष्ण लाल ने डाला था। तो हाई कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया कि गुड फेथ क्यों नहीं नजर आता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केस टू केस कुछ अलग पॉइंट होंगे, लेकिन ये भी आपको काम आने वाली चीज है। पहली चीज, हाई कोर्ट ने ये पाया, अपने जो जजमेंट है उसमें ये लिखा कि जो ये ऑनर है बिशन सिंह, ये मंजीत सिंह जो सब्सिक्वेंट बायर है, जो कह रहा है मैंने गुड फेथ में खरीदा है, ये इसका चाचा लगता है, अंकल लगता है। बिशन सिंह कौन है? मंजीत का चाचा। मतलब मंजीत और मंजीत के फादर और बिशन सिंह दोनों आपस में भाई हैं। और एक और बात कोर्ट ने देखी कि इन मंजीत के फादर और बिशन सिंह की ज्वाइंट खेवट है। ज्वाइंट खेवट मतलब इन दोनों का खाता, इन दोनों की जमीन भी इकट्ठी है। तो इसको तो ये पता होना ही चाहिए कि भाई ये जमीन किसी और को भी हो सकता है, बेच दी हो, तो ये कॉशियस नहीं था। दूसरी चीज कोर्ट ने यहाँ पे देखी कि ऑलरेडी ये जो जमीन थी, जो जमीन खरीदी मंजीत ने बिशन सिंह से, ये जमीन ऑलरेडी रहन थी, मॉर्गेज रहन थी। किसके नाम पे? प्लेंटिफ के नाम पे। कमाल की बात है कि प्लेंटिफ जो है कृष्ण के नाम पे ये रहन थी, और रहन होते हुए भी मंजीत ने इसको खरीद लिया। भाई आपको पता है एक जमीन का टुकड़ा है, वो फला आदमी के नाम पे रहन है और आप फिर भी उसको खरीद रहे हो, तो कम से कम जिस आदमी के नाम ये जमीन रहन है, ये जमीन गिरवी रखी हुई है, उस आदमी से तो इंक्वायरी करोगे ना कि साहब आपके पास ये जमीन रहन है, तो कहीं आप इसको खरीद तो नहीं रहे, या कहीं आपके नाम पे जो है ये खरीदने का ये बयाना तो नहीं कर रखा है इसने, या आपको बेचने का इरादा तो नहीं रखता, जिससे मैं क्योंकि मैं इस जमीन को खरीदना चाहता हूँ। तो कोर्ट ने सेकंड पॉइंट ये रखा कि जो सब्सिक्वेंट बायर है मंजीत, इसने जिसके नाम पे रहन थी कृष्ण के नाम पे, इससे भी इंक्वायरी नहीं की कि ये जमीन क्या आपके आप खरीद तो नहीं रहे हो, या आपके साथ में कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह तो नहीं है। तो कृष्ण से भी इसने कोई पूछताछ नहीं की। अगर ये पूछता तो इसको पता चल जाता, तो ये नहीं खरीदनी चाहिए थी। तीसरी एक और चीज यहाँ पे निकल के आई कि टोटल जो जमीन की वैल्यू रखी गई थी, वो सेल एग्रीमेंट के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई थी कि 25,000 रुपये में टोटल जमीन की वैल्यू है, जिसमें से 10,000 रुपये उन्होंने बताए कि ये पहले घर पे ही दे दिए थे, 5,000 रुपये जो है तहसील कार्यालय में दिए रजिस्ट्री में, और बचे हुए 10,000 रुपये भाई ये किस बात के, ये जो मॉर्गेज थी, ये मॉर्गेज अमाउंट है, क्योंकि ये रहन है तो रहन छुड़वानी पड़ेगी, रहननामा जो है कैंसिल करवाने के लिए 10,000 रुपये उस चीज के लिए रख लिए गए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक और बात देखी कि जो 10,000 और जो ये 5,000 रुपये का लेन देन बताया है, इसको भी जो है ना डिफेंडेंट्स कहिए, जिन्होंने सब्सिक्वेंट बायर कहिए, बोनाफाइड परचेजर जो अपने आप को कह रहे थे, ये भी साबित नहीं कर पाएगी ये पैसे भी वो कहाँ पे लेके आए। आप कहोगे 10-15 हज़ार की तो बात है, नहीं सर, 10-15 हज़ार की बात आज बहुत छोटी लगती है। ये 1987 का मामला है। 1987 में शायद 15 हज़ार की वैल्यू बहुत बड़ी होती थी। तो इन सारे केसेस, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए जो सब्सिक्वेंट बायर थे उनको बोनाफाइड परचेजर नहीं माना गया। आपने भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ ऐसा है, झगड़े की ज़मीन है, कुछ ऐसा है, तो बड़े ध्यान से खरीदिए। और आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह से प्लीडिंग्स करनी है। आप एडवोकेट हैं तो किस तरह से आपने डिफेंस लेना है, क्या चीज़ें हैं। कोई मुकदमा ऐसा है तो वहाँ पे आप किन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट को हेल्प मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड, नई जानकारी के साथ में।